कुछ प्रश्न हैं जो परीक्षा में आते हैं। सबसे पहले है कि श्वेत प्रकाश से प्राप्त व्यतिकरण, माने यदि श्वेत प्रकाश होता है तो उससे व्यतिकरण कैसे प्राप्त होता है। तो देखिए, आपने एक चित्र समझा था, ये S एक एकल रेखा चित्र था, इसके आगे दो रेखा चित्र S1 S2 थे, इसके आगे पर्दा था। तो इस प्रश्न का मतलब ये है कि यदि स्रोत S का मतलब है मुख्य स्रोत S पर श्वेत प्रकाश हो तो व्यतिकरण कैसे प्राप्त होगा। तो स्रोत S से प्रकाश तरंगें जब S1 और S2 पर पड़ती हैं तो S1 और S2 द्वितीयक तरंग स्रोत का कार्य करती हैं। तो यहाँ से भी समान कला में श्वेत प्रकाश निकलता है। समान कला इसलिए क्योंकि मुख्य स्रोत S है, तो यहाँ पर और यहाँ पर से जो प्रकाश तरंगें द्वितीयक तरंगिका निकलेंगी वो समान कला में निकलेंगी। CO, ये जो CO है ये S1 S2 का लंबार्धक है। तो जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो S1 और S2 से जो श्वेत प्रकाश या सातों रंग जब O पर पहुंचेंगे तो समान पथ तय करेंगे, और जब समान पथ तय करेंगे तो पथांतर शून्य हो जाएगा। और जब पथांतर शून्य होगा तो यहाँ पर केंद्रीय दीप्तिपुंज बनेगी, और जब केंद्रीय दीप्तिपुंज बनेगी तो जैसे जब सभी का पथांतर शून्य है तो यहाँ पर श्वेत प्रकाश ही मिलेगा। इसके बाद दीप्ति, फिर अदीप्ति मिलेगी। तो जो अदीप्तिपुंज मिलेगी वो विबग्योर के क्रम में मिलेगी, माने अदीप्ति दीप्तिपुंज। जैसे ये मैंने कल समझाया था, यहाँ पर बनेगी ब्राइट फ्रिंज, यहाँ पर बनेगी डार्क, यहाँ पर बनेगी डार्क, फिर बनेगी ब्राइट, फिर बनेगी ब्राइट। इस ब्राइट को केंद्रीय दीप्तिपुंज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? केंद्रीय दीप्ति फ्रिंज कहते हैं। तो यहाँ पर तो डी माने डार्क, यहाँ पर तो अंधेरा मिलता है, यहाँ पर भी अंधेरा मिलता है। यहाँ पर जब श्वेत प्रकाश से प्रकाश तरंगें पहुंचेंगी तो सबके पथांतर अलग अलग होंगे, जिसके कारण जो ये बी माने ब्राइट फ्रिंज होगी या दीप्ति फ्रिंज होगी ये रंगीन बनेगी, और रंगीन में जो क्रम होगा वो विबग्योर का होगा, माने पहले वॉयलेट कलर होगा, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड देन लास्ट में रेड कलर होगा, लाल रंग होगा। तो इस तरह से ये है श्वेत प्रकाश से प्राप्त व्यतिकरण। यही मैंने इस टॉपिक में लिखा है, चित्र मैंने समझा दिया। तो ये है जब श्वेत प्रकाश जब दो रेखा चित्रों S1 S2 से चलता है तो केंद्रीय भाग पर श्वेत प्रकाश विबग्योर की तरंगें समान पथ तय करती हैं। केंद्रीय भाग का मतलब बीच पर, तो पर्दे के केंद्रीय भाग पर, यहाँ पर थोड़ा पर्दे की ओर जोड़ देते हैं। पर्दे के केंद्रीय भाग पर जो श्वेत प्रकाश है, माने जो एक रंगों से मिलकर बना है, समान पथ तय करते हैं तो पथांतर शून्य होता है। अतः इसलिए वहां पर केंद्रीय दीप्ति फ्रिंज श्वेत दिखाई देती, इसलिए यहाँ पर और जो है वहां पर का मतलब ये बीच में, यहाँ पर वहां पर केंद्रीय दीप्ति फ्रिंज श्वेत दिखाई देती, परंतु अन्य दीप्ति फ्रिंजें विबग्योर के क्रम में दिखाई देती हैं। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में आता है। और दूसरा मैंने आपको कल समझा ही दिया था कि फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर कैपिटल डी लैम्डा बटे डी स्मॉल डी होती है। तो लैम्डा का मान बढ़ने से बीटा बढ़ता है, माने यदि हम विबग्योर में देखें तो सबसे अधिक जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो लाल रंग की होती है, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ये मैं कल पढ़ा चुका हूँ। अब ये प्रश्न परीक्षा में बार बार आता है, ये और ये दोनों आते हैं, सभी आते हैं, तीनों प्रश्न कोई ना कोई आता है 2-3 नंबर में।
ये प्रश्न है, दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से व्यतिकरण असंभव है, क्यों? इसका मतलब ये है कि यदि S पर प्रकाश स्रोत रखते हैं तब तो हमें व्यतिकरण प्राप्त होता है, और यदि S पर प्रकाश स्रोत ना रख करके S1 और S2 पर प्रकाश स्रोत रख देंगे तो हमें पर्दे पर व्यतिकरण प्राप्त नहीं होता, क्यों? उसका कारण ये है, पहले का कारण समझो। जब स्रोत S पर एक प्रकाश स्रोत होता है तो S1 और S2 से जो तरंगें चलती हैं उनके बीच में कलांतर नियत रहता है, स्थिर रहता है। इसलिए जहां पर केंद्रीय दीप्तिपुंज है वहां केंद्रीय दीप्तिपुंज ही बनती है, जहां अदीप्ति है वहां अदीप्ति बनती है, और जहां अन्य दीप्तिपुंज है वहां अन्य दीप्तिपुंज भी बनती हैं। ऐसा होता है जब स्रोत S पर केवल प्रकाश स्रोत रखा जाता है। परंतु यदि ऐसा ना हो, अर्थात S1 और S2 पर दो प्रकाश स्रोत रख दें, माने एक बल्ब यहां पर रख दें और दूसरा बल्ब यहां पर रख दें, श्वेत बल्ब रख दें, तो S1 और S2 से चलने वाली प्रकाश तरंगों के बीच में कलांतर नियत नहीं रहता, कलांतर स्थिर नहीं रहता, वो निरंतर बदलता रहता है। इतना तेजी से बदलता है कि दृष्टि निर्बंधता के कारण इस पर्दे पर केवल हमें श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। यही मैंने इसमें लिखा है। दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से चलने वाली प्रकाश तरंगों के बीच में कलांतर इतना जल्दी जल्दी बदलता है कि दृष्टि निर्बंधता के कारण दृष्टि निर्बंधता के कारण केवल श्वेत प्रकाश पर्दे पर प्राप्त होता है। इतने जल्दी जल्दी बदलता है कि दृष्टि निर्बंधता के कारण, हाँ, दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से चलने वाली प्रकाश तरंग में भी कलांतर इतना जल्दी जल्दी बदलता है कि दृष्टि निर्बंधता के कारण दो स्वतंत्र प्रकाश तेजी से बदलता है कि दृष्टि निर्बंधता के कारण केवल श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। हाँ, एक ही बात है, इसलिए व्यतिकरण असंभव है। तो ये थे इन दोनों के कारण जो मैंने आपको समझा दिए, शायद समझ में आ गए होंगे। अब ये 3 नंबर में कभी कभार आता है कि प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें क्या हैं। तो व्यतिकरण की शर्त, पहली शर्त आयाम बराबर होना चाहिए। अब मैंने बैठा लिया ये क्षेत्र, तो आयाम बराबर होता है तो अदीप्ति पुंजों में जब एक की श्रृंग दूसरे की गर्त से या गर्त श्रृंग से मिलती है तो श्रृंग और गर्त, श्रृंग टॉप पीक कहलाती है, गर्त नीचे की लोअर की टॉप पीक कहलाती है। तो समान आयाम होगा तो कलांतर वहां जीरो हो जाएगा, माने समान आयाम होगा तो परिणामी आयाम 0 हो जाएगा। जैसे मतलब एक चित्र ये है और दूसरा चित्र ये है, ये श्रृंग इस श्रृंग गर्त से मिलेगी तो परिणामी जो आयाम होगा वो A1 माइनस A2 बराबर 0 होगा। जब परिणामी आयाम 0 होगा तो तीव्रता भी 0 होगी, और जब तीव्रता 0 होगी तो वहां अदीप्ति पुंज बनेगी। और दीप्ति के लिए ये कंडीशन होती है। तो आयाम क्या होगा, दोनों के योग के बराबर होगा। तो योग के बराबर होगा तो आयाम अधिकतम होगा तो तीव्रता आई मैक्सिमम होगी, आई मैक्सिमम होगी तो दीप्ति पुंज बनेगी। इसीलिए आयाम बराबर होना चाहिए। मैंने कहीं लिखा है, ये लिखा है आयाम बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए। मैंने तीसरा वाला पहले बता दिया तो तीसरा वाला ही समझ लो, आयाम बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए। यदि आयाम बराबर है तो अदीप्ति पुंजों में अंधेरा दिखाई देगा, माने डार्क, बिल्कुल डार्क दिखाई देगा। और यदि अंतर है तो डार्क नहीं दिखाई देगा, और जब डार्क नहीं दिखाई देगा तो आपको थोड़ा अंतर करने में परेशानी पड़ेगी, तो अंधेरा दिखाई देगा। अर्थात दीप्ति और अदीप्ति पुंजों में अच्छा विपर्यास दिखाई देगा, माने गुड कॉन्ट्रास्ट दिखाई देगा। गुड कॉन्ट्रास्ट क्या कहलाता है? गुड कॉन्ट्रास्ट कहलाता है अंधेरा और उजेले में साफ साफ अंतर दिखाई देना, गुड कॉन्ट्रास्ट कहलाता है।
और जब अंधेरे और हल्के से प्रकाश में यदि हमें अंतर कम दिखाई दे तो दैट इज कॉल्ड द बैड कॉन्ट्रास्ट, वो बुरा विपर्यास कहलाता है, मंद विपर्यास कहलाता है। तो आयाम बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए, आवृत्ति समान होना चाहिए, प्रकाश तरंगों के बीच में कलांतर नियत होना चाहिए, यही अभी इसी प्रश्न का उत्तर है। यदि कलांतर स्थिर तो दीप्त व अदीप्त फिल्में स्थिर बनी रहेंगी, माने जहां पर दीप्ति है वहीं पर दीप्ति बनेगी, जहां पर अदीप्ति है वहीं पर अदीप्ति बनेगी। ये तीसरा हो गया। चौथा, प्रकाश स्रोतों से प्रकाश तरंगें एक ही दिशा में एक ही सरल रेखा में एक साथ चलनी चाहिए। फ्रिंज चौड़ाई बीटा का मान अधिक होना चाहिए। तो बीटा का मान कब अधिक होगा? जब कैपिटल डी अधिक होगा। कैपिटल डी माने S1 S2 और पर्दे के बीच की दूरी अधिक होगी। लैम्डा माने पर्दे पर अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ेगा। स्मॉल डी कम होना चाहिए क्योंकि ये विकृमानुपाती है। इसका मतलब S1 और S2 दो रेखा छिद्रों के बीच की दूरी कम होना चाहिए। तो इस पर बोधात्मक प्रश्न भी आते हैं, 2-2, 3-3 नंबर के। तो यह कम से कम बोधात्मक प्रश्न और न्यूमेरिकल इसके आप घर में करेंगे कम से कम 2-2, 3-3। तो ये था ये टॉपिक, ये मैंने आपको समझा दिया। ये अक्सर न्यूमेरिकल एंड थ्योरी कोई ना कोई 3, 4, 5 नंबर में आएगी ही आएगी। तो ये था व्यतिकरण का संबंध। नेक्स्ट है दैनिक जीवन में व्यतिकरण के उदाहरण। जैसे जल की सतह पर फैले मिट्टी के तेल, माने जल की सतह पर मिट्टी का तेल डाल दें और उसके ऊपर श्वेत प्रकाश डालें तो उसमें कभी कभी आपको विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। या दूसरा उदाहरण भी है, साबुन के रंगहीन बुलबुले। जब साबुन होता है, साबुन का झाग बनाते हैं तो जो बुलबुले होते हैं वो रंगहीन होते हैं, उनमें कोई रंग नहीं होता। और उन पर जब श्वेत प्रकाश डालते हैं तो वे भी कभी रंगीन दिखाई देते हैं, कभी उनमें रंग दिखाई देता है। ऐसा व्यतिकरण के कारण होता है। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। सूर्य एक विस्तृत प्रकाश स्रोत है और ये एक बुलबुला है या मिट्टी का तेल है जिसकी परत की मोटाई T है, इसका अपवर्तनांक n है। बुलबुले का ये ऊपरी पृष्ठ है, ये निचला पृष्ठ है। श्वेत प्रकाश जब ऊपरी पृष्ठ पर पड़ता है तो कुछ प्रकाश परावर्तित हो जाता है, कुछ प्रकाश अपवर्तित होता है। तो ऊपरी पृष्ठ से परावर्तित किरण 1 और अपवर्तन के बाद जब निचले पृष्ठ पर पड़ता है तो निचले पृष्ठ से परावर्तित किरण 2 को जब हम आंख से देखते हैं तो आंख से देखने पर जब इनके बीच में प्रकाशिक पथांतर 2nt cos r माइनस λ/2 बराबर m लैम्डा होता है, जहां m बराबर 0, 1, 2, 3, तो वहां पर दीप्ति फ्रिंज बनती है। दीप्ति फ्रिंज का मतलब है वहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है और रंगीन दिखाई देता है वहां। और जब प्रकाशिक पथांतर m-½ लैम्डा होता है, m बराबर 1, 2, 3, तो परावर्तित प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है और वहां पर कुछ नहीं दिखाई देता, अंधेरा जैसा ही दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता। यही मैंने इसमें लिखा है, जब सूर्य से चलने वाला प्रकाश T मोटाई की साबुन की परत पर पड़ता है, T मोटाई की साबुन की परत कह दीजिए या T मोटाई के मिट्टी के तेल की परत कह दीजिए, पर पड़ता है, जिसका अपवर्तनांक n है, तो ऊपरी पृष्ठ से परावर्तित किरण 1 तथा निचले पृष्ठ से परावर्तित किरण 2 के बीच प्रकाशिक पथांतर नंबर 1 2nt cos r - a बराबर लैम्डा 2nt cos r - λ/2 बराबर m लैम्डा, यहाँ m बराबर 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट होती है और r है अपवर्तन कोण, तो वहां पर परावर्तित प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी और रंगीन दिखाई देंगी। और जब प्रकाश पथांतर ये बराबर m-½ लैम्डा होता है, जहाँ m बराबर 1, 2, 3, वहाँ परावर्तित प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी और वहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा, माने जैसा है वैसे ही दिखाई देगा या हल्का सा अंधेरा दिखाई देगा। तो ये थे प्रकाश के दैनिक जीवन में प्रकाश के व्यतिकरण के उदाहरण। तो ये भी आपको समझ में आ गया।
नेक्स्ट है विवर्तन। विवर्तन कहलाता है प्रकाश का किनारों पर मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। तो विवर्तन का तात्पर्य है किनारों पर मुड़ना। ऐसी ध्वनि का भी विवर्तन होता है, ध्वनि किनारों पर मुड़ जाती है। कैसे, इसको समझेंगे आप। जब आप एक बात कर रहे होते हैं तो पास वाले दूसरे कमरे में बैठा आदमी उसको सुन लेता है, क्योंकि जो ध्वनि है वो किनारों से, खिड़कियों से मुड़ करके आपके कानों पर पहुंचती है। तो इसी तरह तो यही विवर्तन है। विवर्तन का मतलब है किनारों पर मुड़ना, किरण का किनारों पर मुड़ना। यानी प्रकाश का विवर्तन का मतलब प्रकाश की किरण का किनारे पर मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन होता है। अब इसकी व्याख्या समझानी है। यहाँ पर एस एक एकल रेखा छिद्र है, माने केवल एक रेखा छिद्र है एस। इस एस पर एक समतल तरंगाग्र आपतित होता है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से। तो जब समतल तरंगाग्र आपतित होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश तरंगें काफी अधिक दूरी से आ रही हैं। तो जब एक समतल तरंगाग्र आपतित होता है तो एस पर जो द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होती हैं, और हम जानते हैं, पढ़ा है हाइगेंस के तरंगाग्र में, तरंग सिद्धांत में, यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है तो स्रोत के समीप तरंगाग्र गोलीय होता है। तो स्रोत बिंदुवत है तो स्रोत के समीप तरंगाग्र गोलीय होता है, और इसी तरंगाग्र गोलीय के कारण प्रकाश किनारे पर मुड़ जाता है। यही प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। इसमें जो डॉटेड लाइन है, जिसे हम कहते हैं विच्छिन्न रेखा, ये गर्त को प्रदर्शित करती है। ये जो कॉन्टिन्यूअस लाइन है, माने अविच्छिन्न रेखा जो डॉटेड नहीं है, वो गर्त को भी प्रदर्शित करती है। तो यही मैंने इसमें लिखा है कि जब एक समतल तरंगाग्र एकल रेखा छिद्र एस पर पड़ता है जिसकी मोटाई d है, इस रेखा छिद्र की मोटाई d है, और मोटाई d किसकी है? उसकी तरंग दैर्घ्य की कोटि की है। किसके? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि की है, जो प्रकाश आपतित होता है। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि d लगभग बराबर लैम्डा है। तो इससे क्या समझ में आया कि चाहे ध्वनि का किसी का भी विवर्तन हो, चाहे ध्वनि का हो, चाहे प्रकाश का हो, यदि रेखा छिद्र की चौड़ाई उसकी तरंग दैर्घ्य की कोटि की होती है तभी प्रकाश किनारे पर मुड़ता है। अन्यथा प्रकाश अपना वह गुण प्रदर्शित करता है। कौन सा गुण? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, उस गुण को प्रदर्शित करता है। तो प्रकाश के विवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए उसकी जो रेखा छिद्र की चौड़ाई है, मोटाई है, वो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि की होनी चाहिए। तो अर्थात d लगभग बराबर है लैम्डा के। तो इस रेखा छिद्र ऐसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। किसके? हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से निकलती हैं। एवं स्रोत के पास, बिंदु स्रोत लिखना चाहिए, एवं यहाँ बिंदु स्रोत के पास तरंगाग्र गोलीय होता है, एवं बिंदु स्रोत के पास में, बिंदु स्रोत एस में प्रकाश तरंगें किनारे पर मुड़ जाती हैं। यही प्रकाश का व्यतिकरण है। इसी प्रकार ध्वनि का व्यतिकरण होता है, जो मैंने आपको पहले समझाया कि जब एक व्यक्ति ध्वनि उत्पन्न करता है तो ध्वनि किनारों पर मुड़कर दूसरे व्यक्ति के कानों में सुनाई देती है, वो ध्वनि का विवर्तन कहलाता है। तो ये हुआ विवर्तन। नेक्स्ट है प्रकाश में विवर्तन का प्रयोग। मैंने प्रकाश किनारों पर मुड़ा हुआ कैसे दिखाई देता है। तो ये देखिए, ये लैंप है, ये लैंप है, ये बायोलॉजी की स्लाइड है। ये काला है, जरा काला ढंग से नहीं हो पाया, ये इधर उधर काला है, बीच में एक श्वेत पट्टी। इसका मतलब ये है कि जो बायोलॉजी की स्लाइड होती है इसको एक और काला कर देते हैं और बीच से नई प्लेट से एक चीरा लगा देते हैं। तो ये जो है, ये जो सफेद सफेद दिखाई दे रहा है, ये चीरे को प्रदर्शित करता है। जैसे ये उंगली नहीं, यहाँ से प्रकाश ऐसे दिखाई देता है, तो ये चीरे को प्रदर्शित करता है। लैंप ऊर्ध्वाधर है, ये आंख है, आंख से हम इसको देखते हैं, ऊर्ध्वाधरता देखते हैं। जब हम ऊर्ध्वाधर देखते हैं तो वैसे तो हम देखें सब बल्ब को सामने से देखते हैं तो हमें सफेद प्रकाश दिखाई देता है, पर यदि हम ब्लेड से चीरा लगा करके लैंप को ऊर्ध्वाधर करके देखते हैं तो हमें चित्र 2 की भांति ये सब दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है कि बीच में श्वेत पट्टी दिखाई देती है, इसके दोनों ओर रंगीन पट्टियां दिखाई देती हैं जिनकी क्रम संख्या के बढ़ने पर तीव्रता घटती है। जैसे अब आप कैसे बनाओगे, जैसे पहली है,
इसमें 2 बार एक के ऊपर एक 2 बार पेंसिल रगड़ दोगे, इसमें 2 बार नहीं रगड़ोगे, अगल बगल थोड़ा पेंसिल को रगड़ दोगे और चौड़ाई बढ़ा दोगे, इसमें 3 बार अगल बगल रगड़ दोगे। इस तरह से माने इसकी जो पेंसिल की मोटा पेंसिल के रगड़ने से जो कालापन आता है वो क्रमशः घटना चाहिए, इसमें अधिक होना चाहिए, इसमें कम होना चाहिए, इसमें और कम होना चाहिए। इसी प्रकार जितना इसमें है उतना ही इसमें होना चाहिए, इसमें इससे कम होना चाहिए पर इसके बराबर होना चाहिए, इसमें इससे कम होना चाहिए पर इसके बराबर होना चाहिए, और इसकी मोटाई इसकी मोटाई के बराबर होना चाहिए। तो क्या देखते हैं, यही देखते हैं कि बीच में श्वेत पट्टी दिखाई देती है, इसके दोनों ओर रंगीन पट्टियां दिखाई देती हैं। ये रंगीन पट्टियां क्रम संख्या के बढ़ने पर इनकी तीव्रता घटती है, यही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। यही मैंने इस चित्र में लिखा है कि बायोलॉजी की स्लाइड में एक और काला पेंट कर देते हैं और बीच में ब्लेड से चीरा लगाते हैं, अर्थात चीरे की मोटाई उसकी तरंग दैर्घ्य की कोट की होती है, अर्थात डी लगभग बराबर लैम्डा। फिर लैंप से ऊर्ध्वाधर देखते हैं चित्र 1 की भांति। तो चित्र 2 की भांति दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है चित्र 2 में? बीच में श्वेत प्रकाश दिखाई देता है जिसकी तीव्रता अधिकतम होती है। इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये केंद्रीय दीप्तिपुंज कहलाती है। इसके दोनों ओर रंगीन पट्टियां दिखाई देती हैं जिनकी क्रम संख्या के बढ़ने पर तीव्रता घटती है। तो ये है प्रकाश के विवर्तन का प्रायोगिक प्रदर्शन। तो इतना खत्म हो गया। अब एक आलेख द्वारा कल बताऊंगा।